आदाब नाजरीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ वसीम बारी। सामईन, किसी शख्स को शख्सियत बनने में एक तवील वक्फ़ा दरकार होता है और उस तवील वक्फ़े को कलील मुद्दत में तब्दील करने का हुनर आज हमारे मेहमान जो आए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, उनको पूरा हासिल है। आज हमारे साथ मौजूद है मीडिया जगत की एक अहम शख्सियत जनाब शहबाज अहमद साहब, जो पिछले 13 सालों से मीडिया इंडस्ट्री में अपने इल्म, हिल्म, ज़कावत, ज़हानत और अपनी शानदार एंकरिंग के ज़रिए से छाए हुए हैं, जो आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं। पिछले 13 सालों से मीडिया जगत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग नज़र आए हैं जो शब के अंधेरों में सूरज की खबर लाए। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान नज़र आए जो शब के अंधेरों में सूरज की खबर लाए। साहिल पर पहुंचना कोई आसान नहीं यारो, साहिल पर पहुंचना कोई आसान नहीं यारो, साहिल उन्हें मिलता है तूफान से जो टकराए। यही खुसूसियत है आज के हमारे एक मेहमान जो हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब शहबाज साहब का, जो हमारे आज के मेहमान हैं। इस्तकबाल शहबाज साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज दो खासियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बताया कि पिछले 13 साल से एक तवील वक्फ़ा दराज से आप मीडिया जगत पे अपने इल्म और हिल्म के ज़रिए से छाए हुए हैं। फिल वक्त जी सलाम में अपनी कारकर्दगियाँ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त प्रोड्यूसर हैं, शानदार एंकरिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त नाम नजीबाबाद का पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि शहबाज साहब का ताल्लुक़ नजीबाबाद से है। नजीबाबाद के आप रहने वाले हैं। नजीबाबाद का नाम उर्दू की लाइन से, उर्दू शायरी जहाँ पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं, वहाँ तन्हे तन्हा जनाब शहबाज साहब नजीबाबाद का नाम शानदार एंकरिंग के ज़रिए जी सलाम से के ज़रिए से पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आपके सवालात हमें मिल चुके हैं और उन्हीं सवालात के ज़रिए से हम आगे की सफ़र को तय करते हैं। और पहला सवाल हम शहबाज साहब से हम करते हैं। शहबाज भाई, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी माशाल्लाह, जिसने आपको एक इतिहास रचवाया, एक तारीख़ी एक आप शख्सियत बन चुके हैं हमारे शहर नजीबाबाद के लिए कि इस मुकाम पर आप पहुँचे हुए हैं। एक आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और इस मुकाम तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगा? सबसे पहले तो इस शानदार इंट्रो का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर वसीम बारी साहब, क्योंकि आपने जिस तरीके से तारुफ़ कराया है, मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई मुझे शायद ही कभी मिली होगी। तो सबसे पहले तो सलाम नजीबाबाद का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है। शुक्रिया जनाब। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम लोग नजीबाबाद के अंदर पले हैं, बड़े हैं, यहीं की पैदाइश है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे जैसे आगे बढ़ाया है हमको, कोशिश ये रही है कि अपने घर वालों का नाम रोशन किया जाए, अपने शहर का नाम रोशन किया जाए, अपने मुल्क का नाम रोशन किया जाए। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तो जहन में एक सवाल ये आता था कि हर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कोई पायलट बनना चाहता है। सवाल जहन में ये था कि क्या ऐसा किया जाए कि जो इससे अलग हो, बिल्कुल अलहदा हो, जुदा हो। तो एमडीएस से मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की, मुकम्मल की। उससे पहले मैं पब्लिक मॉन्टेसरी से 5वीं तक पढ़ा। तो 12th क्लास करने के बाद में ज़्यादातर लोगों को उस वक्त में ये होता था कि भाई या तो आप डॉक्टरी कर लीजिएगा अगर आपने बायो ली है, आप मैथ्स अगर आपने लिया है तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर अगर हम देखते हैं तो बीबीए वगैरह बहुत कम लोग जानते थे, या फिर एमबीए वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था उसको। लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते थे कि भाई हम जो है अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। खैर, तो हमारे एक साथी हैं जनाब तारिक साहब, तो वो कहने लगे कि यार मैं तो पुणे जा रहा हूँ जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए, और ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, साथ में भी चलते हैं। तो वहाँ से हमारा एक सफ़र शुरू हुआ। पुणे हम गए 2006 में, मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो 2006 से 2009 तक मैंने अपने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। माशाल्लाह। तो 3 साल की डिग्री ली और उस डिग्री के अंदर हमने सिर्फ जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, उसके अंदर हमको सब चीज़ें सिखाई गई। जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा, एक अगर आप देखें तो एक समंदर है जर्नलिज्म के अंदर। साथ साथ अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा वसी है। मास कम्युनिकेशन के अंदर आपका एडवर्टीजमेंट भी आता है, आपका कैमरा भी आता है, लाइटिंग भी आती है, और आपका डायरेक्शन भी आता है, सिनेमेटोग्राफी भी आती है। मतलब बहुत बड़ा दायरा है, काफ़ी बड़ी एक फील्ड है। हाँ, तो उसमें से फिर हमने जर्नलिज्म चूज़ किया था। जी।
क्योंकि आपको जब जर्नलिज्म में जाना है तो यानी कि आप एक तरीके से आवाम के मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे, आप समाज को बेहतर दिशा देने की कोशिश करेंगे, और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है। और उसके बाद फिर हमारी जब वहाँ से रिटर्न हम आए 3 साल का कोर्स मुकम्मल करने के बाद, तो हालांकि इस दौरान मैंने एक IBN 7 में चैनल था, न्यूज़ चैनल, उसमें मैंने इंटर्नशिप की थी 2008 में। उस वक्त 26/11 के अटैक से पहले की बात है। उस वक्त मैं IBN 7 में था। तो जो जनाब मरहूम हेमंत करकरे साहब हैं, उनकी मैं बाइट लिया करता था। तो मुझे फ़ख्र होता है कि ऐसे जांबाज जो ऑफिसर्स हैं उनका मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन था। हेमंत करकरे साहब हो गए, या फिर आपका अशोक कामटे साहब हो गए, जो शहीद हो गए थे 26/11 के अंदर। लेकिन उस दौर से लेकर अब के दौर तक मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, और इस तवील अरसे के अंदर हमारे घर वालों ने बहुत मेहनत की है मेरे पीछे, और ख़ास तौर पर मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज आप मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके हैं, माशाल्लाह। चलिए अगला सवाल आपसे करते हैं। ये तो आपकी आगाज की बात हुई, अब हम चलते हैं आपके पिछले 13 साल के कैरियर में कि कहाँ कहाँ परेशानियाँ आई और उन परेशानी को सामना करके आप इस मंजिल मकसूद तक आप पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जब हम देखते हैं कि कोई सा भी काम शुरू करते हैं तो पहले परेशानियां नज़र आती हैं, मुश्किल कोई सा भी काम नज़र आता है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो उस दौरान हमने ये देखा है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमको लगता था यार हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, जर्नलिज्म शायद हमने ख़राब कर लिया अपनी ज़िंदगी जी, क्योंकि उस वक्त इतना मीडिया का जो था वो दौर नहीं था जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर। उस वक्त लोग ठीक है चैनल में हुआ करते थे, लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी थी, पावर बहुत अच्छी हुआ करती थी, लोग कहते थे कि यार आप मीडिया के अंदर है। लेकिन जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में हम देखते थे कि सपना एक ही था, ख्वाब एक था, टीवी स्क्रीन पर आना है, एंकर बनना है, टारगेट ये था। अब शुरुआत तो हो गई थी चैनल 1 से, हम शुरुआत की हमने 2009 में। तो उस वक्त सबसे पहले वहाँ पर मेरे को असिस्टेंट प्रोड्यूसर रखा गया। तो उसमें मेरा काम ये होता था कि भाई आप खबरें लिखिएगा, खबरें बनाइएगा, टाइपिंग कीजिएगा, जो रिपोर्टर्स अपने अपनी स्क्रिप्ट भेजते हैं वो एडिट करते थे और फिर वो प्रोड्यूसर को भेजते थे, और उसके साथ साथ फिर वो प्रोग्रामिंग बनाते थे, प्रोग्रामिंग करते थे। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि जो मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई है, उसके पीछे चैलेंजेस कैसे आए हैं। आप देखिएगा कि अल्लाह ताला जब आपको नवाजने पर आएगा तो कोई ना कोई जरिया बन जाता है। बिल्कुल। हमारे एक सर थे जनाब इरफान रसूल साहब, तो उन्होंने मुझसे एक टारगेट दिया कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है मंजरनामा, और मंजरनामा बनाने का मकसद ये था कि जो भी चीज़ आसपास हमारे हो रही है वो सब चीज़ें पता चले, और उसमें ख़ास तौर पर उर्दू का खास ख्याल रखा जाए, उसमें उर्दू का अदब रखा जाए, कवाली नात वगैरह सब रखा जाए। तो हमने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो हमने अलग अलग जगह पर रिपोर्टिंग की, ख़ास तौर पर जो मखसूस मोमनम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग की बाज़ाब्ता तौर पर कि क्या क्या मुस्लिम्स के सामने चैलेंजेस है, गंदगी का अंबार रहता है, पढ़ाई को लेकर, मदरसे को लेकर। तो एक हमने पूरा एक प्रोग्राम बना दिया। बस कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आप ज़रिया बनाना आता है तो कैसे बनता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे सर थे जिनको ये प्रोग्राम करना था, क्योंकि मैं तो बैकग्राउंड में था, मैं तो स्क्रिप्टिंग कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था उस प्रोग्राम को, वो नहीं आए। तो हमारे एडिटर थे एक, उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा है कि वो तो आ नहीं पा रहे हैं और मुझे हर हाल में ये प्रोग्राम शुरू करना है और आपको ये शुरू करना होगा, आप इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। अब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने तो कभी लाइव प्रोग्राम किया ही नहीं था। पहले तो स्टेज पर आना बड़ा मुश्किल, स्टेज पर आना और उसके बाद आप लाइव करना, और लाइव के साथ साथ आपको इंटरेक्शन भी करना कि सामने जो गेस्ट आए हैं। उस वक्त मेरे जो पहले गेस्ट थे, मुझे याद आ रहा है जनाब वासे साहब थे जो जामिया में प्रोफेसर हैं। अच्छा। तो उनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, उनको हमने साथ में बुलाया था अपने। तो वो मेरी लाइफ का पहला सबसे ज़्यादा चैलेंजेस था कि मतलब कैसे आप डील करते हो कि अचानक से मुश्किलें आ जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला उसी के साथ साथ जरिया भी बना देता है। सही बात है। और एक काफ़ी बड़ा आपको एक्सपीरियंस हासिल है। अगला सवाल मैं इसी से आपसे ताल्लुक से इसी राब्ते से है कि आपने एक बहुत लंबा पीरियड आपने इसमें गुजारा है। आप एक एज ए टीचर, एज ए गुरु, जो लोग अपना जर्नलिज्म में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं, क्या सलाह है आपकी? मैं उन तमाम नाज़रीन को, अपने जो आने वाली जनरेशन है, उनको ये कहना चाहूँगा कि जर्नलिज्म के अंदर आप क्यों आना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड करें। क्योंकि आज का मुआशरा जो आपने देखा है वसीम साहब, आपने देखा होगा कि आज हमारे नजीबाद में भी बहुत सारी जो है लोग जर्नलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं ना। उनका तरीका कुछ और हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हर किसी का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, हर किसी का अपना नज़रिया हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको जर्नलिज्म में जाना क्यों है। आवाम की खिदमत करने के लिए जाना है, या किसी को परेशान करने के लिए जाना है, या किसी को परेशान करके उससे उगाही करने के लिए जाना है,
बहुत से लोग आज के टाइम में, आज के दौर में ऐसे हो गए हैं। नहीं, आपकी इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि आजकल का जो फैशन है वो जर्नलिज्म में एक खिदमत का जज्बा शायद कम है और एक ब्लैकमेलिंग का ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर 8 लोग फील्ड के अंदर हैं तो मुश्किल से 2 लोग अगर उगाई में लग गए या ब्लैकमेलिंग में लग गए तो 8 लोगों के ऊपर दाग पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई जर्नलिज्म में आना चाह रहा है तो देखिए, देने वाली जात अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क मुकर्रर किया हुआ है। अगर आपको जर्नलिज्म में आना है तो इसके लिए आपको अपने अलग अलग वसाइल तैयार करने होंगे। खासतौर पर अगर हम बात करें, भाई आज के दौर में तो हमारे टाइम में तो इतना यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थे लोग, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे जब हमने शुरुआत की थी। आज आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है सलाम नजीबाबाद, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, और कई सारी वेबसाइट जो है आपको हायर कर सकती है। कहने का मकसद ये है कि आपका पहले एम पता होना चाहिए कि आपको जर्नलिज्म क्यों करना है, जर्नलिज्म के पीछे आपका मकसद क्या है। अगर आपको सिर्फ फेम लेना है और मनी लेनी है तो मुझे लगता है कि शायद उसके लिए आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते होंगे। फेम और मनी के लिए आप और भी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन जर्नलिज्म, अगर प्योर जर्नलिज्म आपको करना है तो उसके लिए आपको आवाम की खिदमत को अंजाम देना होगा। आवाम की खिदमत को अगर आप अंजाम नहीं देते हैं तो मुझे लगता है शायद उसमें आपकी बेईमानी होगी वो काम करना। एंकर बनना शहबाज साहब बहुत लोगों का ख्वाब होता है जी, और एक ख्वाब है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसको क्या कुछ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, हम जो बहुत सारे लोग होते हैं जो जर्नलिज्म करते हैं वसीम साहब जी, तो हम लोगों का ये रहता है कि भाई जो कैमरे के सामने फेस आ रहा है बस वही जर्नलिज्म है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जर्नलिज्म के अंदर एक एंकर जो है ना सबसे लास्ट की कड़ी है। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह दूं कि जब खाना बन जाता है तो परोसने वाला जिसे कह सकते हैं, सिर्फ एंकर का किरदार वहां पर आता है। या किसी चीज को आप कह सकते हैं कि कनेक्ट करके रखना, एंकर मतलब बांध के रखने को, बांध के रखना, किसी चीज को टाई करके रखना। तो उससे पहले की सीढ़ियां बहुत सारी होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई सामने वाले के पास आ गया और पढ़ के चला गया, लेकिन इसके पीछे जो मैन पावर लग रही है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितनी मेहनत करके खबर लेकर आते हैं। शुरुआत होती है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई घटना घटी है, कोई आग लगी है, उस आग को लगने के पीछे क्या कारण रहे हैं वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर करेगा। अब काफी सहाफी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां भी दी हैं इस फील्ड में। सही बात है, आपको पता नहीं कहाँ से खबर लाते। तो रिपोर्टर्स का सबसे अहम रोल होता है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई एक शख्स एंकर बनना चाहता है उससे पहले उसको रिपोर्टर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो रिपोर्टर है अच्छा तो वो एंकर आराम से बन जाएगा, क्योंकि रिपोर्टर को पता है कि खबर क्या है, खबर सूंघनी आनी चाहिए। और खबर सूंघने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूज। अगर आपको यही नहीं मालूम कि न्यूज क्या है तो फिर आप आगे एंकरिंग क्या कर सकते। और सबसे अहम बात तो ये है कि एंकरिंग के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। आपके पास शब्दों का भरमार होना चाहिए। आपको हिंदी, इंग्लिश के अलावा एक अदर लैंग्वेज अगर आती है तो मतलब आपके लिए माइंड ब्लोइंग है। उर्दू जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में है, हम लोगों ने संस्कृत भी पढ़ा है MDS। बिल्कुल, जो डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो जब आप एंकरिंग करेंगे किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पर कोई खबर आ गई है, अभी आपके पास सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, एंकर के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो आपको 4 लाइन की न्यूज़ को आपको अगर 15 मिनट के लिए एडिट करने के लिए किया जाए तो उसके लिए आपके पास वो पिछली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इससे पहले कहाँ कहाँ पर ऐसी घटनाएं हो चुकी है, और कम से कम उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर एंकरिंग आपको करनी है तो इसके लिए आपको खासतौर पर जर्नलिज्म के अंदर ये सीखना होगा कि आपकी स्क्रिप्ट कितनी मजबूत है। स्क्रिप्ट का सबसे अहम रोल होता है। स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपकी कसावट है, शब्दों का आपका उच्चारण सही है, वॉइस पर आपकी कमांड सही है, और साथ ही साथ आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें जितना ज्यादा शब्दों का भंडार होगा वही सबसे ज्यादा बेहतर एंकर होगा। एक फेस वैल्यू बहुत बाद में आती है। अगर हम देखें आपकी आज की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नाउज़ुबिल्लाह के उनका इतना ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन उनके पास नॉलेज है, भरमार है, सारा प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं और प्रोनाउंसिएशन उनका अगर सही नहीं होगा तो मतलब कहने का यह है कि सब चीजों को ओवरऑल देखा जाए तो एंकरिंग के लिए हमको कम से कम यह है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए पीछे बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए मेरी कोशिश ये भी है वसीम साहब कि अगर नजीबाबाद में कोई भी शख्स ये चाहता है कि भाई उसको एंकरिंग करनी है, एंकरिंग में अपना काम करना है, आगे नाम बढ़ाना है, तो मैं हूँ, आप जैसे लोग हैं, हम लोग जो है मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर यहाँ पर बात कर सकते हैं। लोगों से जो भी हमसे जानना चाहें वो समझ सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आवाम अगर ये चीज़ समझना चाह रही है, देखना चाह रही है कि भाई जर्नलिज्म को कैसे आगे प्रमोट किया जाए,
वो चाहें तो हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, शौक़ और जज्बे को देखिए शहबाज साहब सलाम करते हैं, और जिसके अंदर शौक़ और जज्बा सीखने का है एंकरिंग का, तो शहबाज साहब ने एक हिंट भी दिया है कि वो शहबाज साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो पूरा उनको गाइड करेंगे। आज के दौर में सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं शहबाज साहब, डिजिटल मीडिया को आप कैरियर के तौर पर कैसा देखते हैं? मैं डिजिटल मीडिया को करियर के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से इसलिए कहूँगा, उसके दो चीज़ हैं। एक तो ये है कि आप अभी देखिएगा प्रिंट मीडिया को अब एक तरीके से सोशल मीडिया जितना भी है वो सब डिजिटल मीडिया सब मोबाइल पर आ चुका है। और मुझे जहाँ तक जितना मेरी नॉलेज है, मेरे इल्म में है कि जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स भी है उसमें से 90% जो व्यूवर्स है वो अब मोबाइल पर कनेक्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। यानी कि अभी तक जो आप न्यूज़ खबर देखा करते थे आपके टीवी सेट्स पर, डिश टीवी पर या जो भी प्लेटफॉर्म आपका है, अब वही खबर आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। यानी कि आपका जो 90% आपका जो व्यूवर्स है वो शिफ्ट हो गया है आपके मोबाइल पर शिफ्ट हो गया। तो डिजिटल मीडिया के अंदर भरपूर आपका स्कोप है। ये बात अलग है कि उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब को ले लीजिए। यूट्यूब आपको कह सकते हैं कि मैं अगर दूसरे वर्डिंग्स में कहूँ, यूट्यूब एक समंदर है, आप जितना चाहे उसके अंदर से पानी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ के हमसे बड़े बड़े लोग जो जर्नलिज्म में बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पर रहे हैं, आज वो बड़े बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं और उनको अर्निंग भी बहुत हो रही है। मैंने अभी एक किसी का डेटा देखा था, किसी ने मेरे को दिखाया था, पर डे उनको $8,000 आते हैं। अरे $8,000 का मतलब आप ये समझिए कि इतने अगर पैसे आ रहे हैं तो YouTube जो है एक तरीके से बहुत बड़ा समंदर है, और समंदर के अंदर आपको जितने पैसे आ जाएंगे कि आपसे संभाले नहीं समझेंगे। हाँ, शर्त यह है कि आपको अच्छा कंटेंट देना होगा। कॉपी वाला कंटेंट अगर आप देंगे तो उसके अंदर आपके ऊपर जो YouTube है वो स्ट्राइक भी करेगा, आपके चैनल को ब्लॉक भी कर देगा। सेम अदर प्लेटफॉर्म पर भी यही है। सबके अपने अपने जो एक तरीके से कैटेगरीज होती है, कोई हेल्थ पर बनाता है, कोई टेक पर बनाता है, कोई दूसरी एग्रीकल्चर पर बनाता है, तो सबके अपना अलग अलग जोनर होता है। किसी भी जोनर के अंदर आप जा सकते हैं और जाकर आप डिजिटल मीडिया पे काम अगर करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, कोई हेल्थ पर बनाता है। और सलाम नजीबाबाद का भी एक मकसद यही है कि ये तो अभी इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है, पॉलिटिकल दौर है, और इस दौर में हम लोग अभी यहाँ की जो चेयरमैनशिप के लिए खड़े होने वाले लोगों को बुला रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो उनका मकसद क्या है इलेक्शन में आने का। लेकिन जो हमारा असल मकसद है इस चैनल को बनाने का, हेल्थ और आपकी लीगल और एजुकेशन, इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और हम इसको इसी को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। मेन मकसद हम लोगों का यही है। बहुत अच्छा। चलिए आगे हम शहबाज साहब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ एंकर को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क होता है शायद, उस टीम वर्क के बारे में आप बताइए। तो जैसे मैंने अभी इससे पिछले सवाल में भी बताया था आपको कि रिपोर्टर ने अब रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है, उसका काम यहाँ से हो गया है कि भाई उसने रिपोर्ट कलेक्ट कर ली और उसने ऑफिस को भेज दी है। अब ऑफिस में वो जो खबर होगी वो असाइनमेंट के पास जाएगी। असाइनमेंट देखेगा कि भाई इस खबर के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये खबर हमारी कितने काम की है, ये कितनी ज़रूरी है, कितनी ऑथेंटिक है ना, कितनी ऑथेंटिक है। वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल में एक सेलिब्रिटी का इंतकाल हुआ था, तो इंतकाल नहीं होने से पहले बहुत सारे लोगों ने खबर चला दी थी, जो एक कॉमेडियन है। अच्छा, राजू श्रीवास्तव साहब। तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि वो साहब वो इंतकाल फरमा गए हैं। तो हमारा काम ये होता है कि जब तक आपको ये पता ना चल जाए, ये ऑथेंटिकेट ना हो जाए, या फिर अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी ना कर दे, या फिर कोई आपके पास एक ऐसा लेटर ना आ जाए अस्पताल की तरफ से कि भाई ये वाकई में ये जो है इंतकाल फरमा गए हैं, तब तक आप उस खबर को ब्रेक ना करें, आप रोक कर रखें। ये असाइनमेंट का काम है, ये असाइनमेंट की जिम्मेदारी है। अब असाइनमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया कि यस ये खबर चलने के लायक है। ये खबर आपके आती है डेस्क पर। डेस्क पर आने के बाद जो रिपोर्टर ने अपने लैंग्वेज भेजी है, एडिटर जो होगा, जो कॉपी एडिटर होता है, वो उसको एडिट करता है। एडिट करने के बाद वो देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गलत है, रिपोर्टर ने क्या चीज़ें गलत लिखी हुई है इसके अंदर, इसको कैसे और बढ़िया तरीके से हम लिख सकते हैं, बढ़िया करके बना सकते हैं। अब ये बनने के बाद में जो उसका जो प्रोड्यूसर होगा वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को इसके साथ साथ इसके ग्राफिक्स भी चाहिए, ताकि व्यूवर्स को नॉलेज शॉर्ट में मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मोबाइल अपना टीवी म्यूट किया हुआ है, अब वो खबर देख रहा है, तो वो म्यूट होने के बावजूद भी उस ग्राफिक्स से पूरी खबर समझ जाएगा। तो वहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइनर का बहुत अहम रोल होता है। ग्राफिक्स डिज़ाइनर क्या करता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर उस खबर को शॉर्ट फॉर्म में बनाकर देता है कि ये आपकी खबर है। ग्राफिक डिज़ाइनर के बाद वीडियो एडिटर जो होता है वो उन दोनों को मिक्स करेगा, विजुअल को और ग्राफिक्स को। वो दोनों चीज़ें मिक्स जब हो जाएगी आपकी, वो जाने के बाद आपका पीसीआर पहुँचेगी वो चीज़ें।
पीसीआर से, पैनल कंट्रोल रूम से उसको जब कमांड मिलेगी एंकर को कि भाई ये खबर आ गई है, इसको आप पढ़िएगा, तो वो खबर जैसे कान के अंदर आपके ये होता है, ईयरफोन लगा हुआ होता है, उसके अंदर जैसे आपको खबर मिलेगी कि ये खबर आ गई है, आप उसको ब्रेक कीजिएगा। फ़ौरन हम जैसे ये ब्रेक करते हैं इस खबर को, तो वो पीसीआर का काम होता है कि उस विजुअल को कैसे चलाना है, उस ग्राफिक्स को कैसे चलाना है, तब जाकर एक प्रेजेंटेशन आप देख पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा टीम वर्क है इसके पीछे, बिना टीम वर्क एंकर ही एक इसमें सब खास नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ना आपको कि जो परोसने वाली चीज है वो सिर्फ एक तरीके से एंकर का है, लेकिन पीछे जो खाना बनाने वाले लोग हैं बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि खबर की सच्चाई को लेकर, सच्ची खबर को यानी उसकी सदाकत को कैसे उसको परखें, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी देखिए, ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल जो है वायरल सच के नाम से चलाते हैं, कोई फेक न्यूज़ एक्सपोज करके चलाता है, अलग अलग तरीके से चलाते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जी? उसकी वजह यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी लिख देते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। उसके बाद कई मतलब ऐसा होता है कि उससे समाज में माहौल बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, कहीं पर दो गुटों के अंदर आपस में मारपीट हो सकती है। तो जर्नलिज्म, जिसे मैंने सबसे शुरू में कहा था कि आपका काम है कि समाज को जोड़कर रखना, ना कि उसको तोड़ना, ना उसमें बिगाड़ पैदा करना। तो सबसे अहम आपकी जो ड्यूटी है वो यही है कि आप ऐसी खबर को पहले ऑथेंटिकेट करें कि क्या वाकई में ये सच है। और इसके सच्चाई का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया रास्ता है, आप अपने इलाके के या उस इलाके के एसएसपी, एसपी, दारोगा, डीएम, इंस्पेक्टर या जो भी वहां का ऑथेंटिकेट पर्सन है उससे इस चीज को वेरीफाई कराएं। बिल्कुल सही। अगर उन्होंने इस चीज को वेरीफाई कर दिया तो आपकी खबर पक्की है या सच्ची है। अच्छा, इसके अंदर फिर दूसरी बात आ जाती है कि कई मरतबा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उस चीज को बोलते हैं कि भाई, कई मरतबा होता है कि भाई अपनी साख बचाने के लिए बहुत से लोग कह देते हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो। बाकी लोग जो है जल्दीबाजी के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में ब्रेक कर देते हैं कि नहीं ये वाकई में ऑथेंटिक खबर है और अभी प्रशासन की तरफ से पता नहीं चलेगी। हो सकता है कि आप 10 मिनट बाद चलाएंगे खबर को, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक होगी। आप किसी लीगल पछड़े में नहीं पड़ पाएंगे क्योंकि आपने कंफर्म कर दिया है न्यूज़, आपने थाने से रिपोर्ट मंगा ली है, या फिर किसी की अगर डेथ की खबर है तो हॉस्पिटल से आपके पास हेल्थ बुलेटिन आ गया है, उसका लेटर आ गया है। किसी भी न्यूज़ का वेरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ। किसी ऑथेंटिक। तो ये काम असाइनमेंट का इसलिए होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम भी कभी खबरें होती है हमारे पास में तो पहले हम 2-3 बार इस चीज़ को कंफर्म कराते हैं अपने असाइनमेंट से कि इज इट ओके और नॉट, इज इट ट्रू और नॉट। अगर ये सच है तो ही हम इसको ओके करेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं चलाएंगे। या तो हमारा रिपोर्टर वहां पर मौके पर मौजूद है, वो अपनी आंखों से देख रहा है तो हम उसको लाइव कनेक्ट करेंगे, भाई दिखाइएगा कि वाकई में ऐसा हो रहा है। अगर जो आपने कहा ना कि भाई कि कहाँ से वेरीफाई किया जाए, तो वेरीफाई हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी उनको इस तरीके की नॉलेज ना पहुंची हो, जानकारी ना पहुंची हो, लेकिन अगर आपका रिपोर्टर वहां पर मौके पर मौजूद है तो वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा। सही बात है। अच्छा, इसमें एक ये बताइएगा, रिपोर्टर जो हमारे, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो कुछ ना कुछ होती होंगी। जी जी। आखिर एक रिपोर्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो खबर आपके पास है उस खबर को आप किस तरीके से पेश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूं कि फला जगह पर एनक्रोचमेंट चल रहा है, अतिक्रमण हो रहा है ना, तो एक खबर यह है और एक रिपोर्टर जब जाता है तो देखता है कि यार वाकई में यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो इसकी शिकायत आप ये खबर दिखाएंगे और इसकी शिकायत आप कर देंगे डीएम को या फिर जो नगर पालिका है उसको, या फिर जो भी उसका ऑथेंटिकेट पर्सन होगा। अगर रिपोर्टर दूसरी तरीके का होगा, वो क्या करेगा, वो खबर की विजुअल बना लेगा, बराबर में दूसरा बंदा खड़ा होगा, उसको बोलेगा भाई ऐसा है कि ये जो खबर है, ये खबर आपके ये जो आपकी जो कॉलोनी बन रही है या फिर आपका जो बन रहा है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रखा है, अतिक्रमण हो रखा है और मैंने इसकी खबर तैयार की है, अब आप बताओ क्या करना है। वहां से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, वहां से दलाली शुरू हो जाती है, वहां से काली कमाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और वही चीज जो है जर्नलिज्म के ऊपर बट्टा और दाग लगा देती है। बहुत सही बात कही। तो इसलिए रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कैसे अपने संस्थान तक पहुंचाए, इस खबर को किस तरीके से पहुंचाना है, ये रिपोर्टर की बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है। एक नाजरीन में से किसी एक साहब का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कई बार ये सवाल आ चुका है और खुसूसी तौर से आपके लिए आया कि सर से मालूम कीजिएगा कि एक रिपोर्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी। मैं पहले क्वालिफिकेशन पर आना चाहूँगा। मैंने जो जर्नलिज्म किया है वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया था, क्योंकि हमारा जो ऑफिस ये स्कूल था, कॉलेज था, वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। तो हमारा जो कोर्स का नाम था बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। तो अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि
आपके पास अगर डिग्री है तो आपको हो सकता है कि कल को कोई आपके पास आए और ये पूछे कि भाई मिसाल के तौर पर आप कहीं पर रिपोर्टिंग करने गए, उस शख्स ने बोल दिया कि भाई आप कौन है, कि मैं रिपोर्टर हूँ, दिखाइएगा आप डिग्री, क्या होगा? आपको किस बंदे ने ऑथेंटिकेट किया है कि आप दूसरे के घर के जाकर वीडियो बना रहे हैं? आपके पास तो कोई ऐसा लीगल चीज़ नहीं है। क्या आपने जर्नलिज्म किया है? क्या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त जो पत्रकार की एसोसिएशन है उससे आपके पास रजिस्टर्ड आई कार्ड है, या फिर आपकी जो संस्था है उसको डीएम की तरफ से या फिर जो किसी बड़े अधिकारी की तरफ से अप्रूव किया गया है, या फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से आपका कई सारे नुकात निकल के आ रहे हैं आपके पास से। तो अगर आपके ये चीज़ें अप्रूवल नहीं है तो चलिए ठीक है, आपने कई मतलब ऐसा होता है कि मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन कोई कहते हैं ना कि टेढ़े दिमाग का आदमी मिल गया, वो बोलेगा कि भाई आप तो अप्रूवल है नहीं और आप तो हमारे लिए ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। तो वहां पर आपकी डिग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डिग्री के साथ आपका जो चैनल का जो ऑथेंटिकेशन है वो भी ऑथेंटिकेट होना चाहिए, और साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आपने जो चीज़ें ये की हुई है उसके अंदर कितनी सच्चाई है। कई मरतबा लोगों को हम देखते हैं कि किसी दूसरे की डिग्री दी, उसको अपना नाम एडिट कराकर फोटोशॉप से दिखा दिया। तो ये चीजें क्या होती है, जब इंक्वायरी सेटअप होती है तो फिर लीगल प्रॉब्लम के लोग फंस जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा जितने भी हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, कि अगर आपको जर्नलिज्म का शौक है, जुनून है, तो एटलीस्ट कम से कम 6 महीने साल भर के जो डिप्लोमा है वो चल रहे हैं, आप वो कीजिएगा, किसी भी संस्था से कीजिएगा। और इसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि कोई सी भी चीज़ है वो ऑथेंटिक कीजिएगा, लीगल कीजिएगा। कभी भी ऐसा काम ना कीजिए कि जिससे आपको और या फिर आपके घर वालों को कभी भी परेशानी हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कभी भी आप कोई सा भी काम कर रहे हैं तो ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे बाद में परेशानी। हाँ मुझे क्वालिफाइड होके करेंगे तो थोड़ा सा एक उसके अंदर हौसला भी होगा, और आपको पता भी होगा कि स्किल्स के आप क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बोलना कैसे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बात करने का तरीका, हमारे लीगली राइट्स क्या है वो सब उसकी नॉलेज हो जाती है हमारे पास। अच्छा, एक बहुत सा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल आता है कि आप किसी गेस्ट को आप बुलाते हैं, इसमें आप अपने ऑफिस में बुलाते हैं, स्टूडियो में वो कॉल करते हैं और वो स्टूडियो से उससे थोड़ी सी हॉट टॉक हो जाती है तो वहाँ आप अपने आप सब्र का पैमाना कभी कभी लबरेज होने के कगार पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कंडीशंस होती है, कैसे आप उसको तहम्मुल कर पाते हैं? मुझे एक वाकया याद आ रहा है तो मैं उसको साझा करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। हालांकि कई मतलब ऐसा होता है कि जब हम स्टूडियो के अंदर बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं या गेस्ट को बुलाते हैं तो अलग अलग पार्टीज से होते हैं, कोई फला पार्टी से, कोई फला पार्टी से, कोई फला पार्टी से। तो उसमें ये होता है कि नज़रियात का खेल होता है। हालांकि सब लोग बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करते हैं, लेकिन नज़रिया आपका अलग अलग होता है, आइडियोलॉजी आपकी अलग अलग होती है। कोई किसी पार्टी से जुड़ा होता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, कोई किसी विंग से जुड़ा होता है, और सवाल सबसे करने होते हैं तो वो आपस में ही लड़ने पड़ते हैं। उनको कंट्रोल करना एक एंकर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज का काम होता है। और मुझे लगता है कि अगर एंकर ने वो कंट्रोल कर ले तो शायद सब चीजें कंट्रोल कर पाए। क्योंकि गेस्ट 3-4 एक साथ गेस्ट होते हैं ना, और उनकी जो आपसी जो हॉट टॉक होती है उसको जो एक एंकर को कंट्रोल करना वो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है जी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम आपको ये जो चीजें आती है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। मिसाल के तौर पर आप शुरुआत के अंदर जाएंगे तो जो जितने भी स्पोक्स पर्सन होते हैं वो भी वाकई वेल क्वालिफाइड होते हैं अलग अलग जगह से, और उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है अपनी अपनी पार्टीज की तरफ से। तो अगर कोई एंकर न्यू कमर है तो उसको फौरन उसकी आवाज़ को इतना डाउन कर देंगे क्योंकि वो इतनी तेज चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि सामने वाला आदमी डर जाए अगर उसके पास तजुर्बा नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको होल्ड करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ठीक है आप अपनी बात रखिए, ओके मैं इनकी भी बात सुनूंगा, पहले तीसरे की बात कर लेते हैं। जो दो बीच में लड़ रहे हैं उन दोनों को शांत करा दिया जाए ताकि पहले तीसरे की बात, ताकि उनका थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए। अगर मिसाल के तौर पर ए पार्टी है, ये बी पार्टी है और ये कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है कि मैं आप दोनों की बात करूंगा, मैं माजरत चाहूंगा दोनों को, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर लें कि सॉरी आपको मैं आपका अगर नहीं मान रहे हैं कि मैं आपका ऑडियो डाउन करा रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करूंगा, इस प्रोग्राम को मैं कंडक्ट कर रहा हूं या मैं होस्ट कर रहा हूं। तो मेरी कोशिश ये है कि नाजरीन तक, पब्लिक तक ये बात क्लियर पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और उसके बाद नाजरीन तक भी ये चीज़ ना पहुंचे। तो इसलिए हम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उसकी तरफ चले जाते हैं ताकि कम से कम वो चीज़ को मोल्ड कर दें। हाँ, उसमें सब्र तहम्मुल बहुत सख्त जरूरत होती है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोग पत्रकारिता में आते हैं, सहाफत में आते हैं, कुछ टाइम एक्टिव रहते हैं फिर छोड़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में? मैं एक चीज कहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म चीज होती है ना वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। ऐसे जो लोग होते हैं जो पत्रकारिता में आते हैं और आकर बस थोड़े दिनों रहते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं
तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज कहते हैं ना कि बुलंदियों बर्दाश्त पर, का मातम, हाँ, बहुत बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। सही बात है। तो वो एक जर्नलिज्म के पेशे में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बड़ा अजीब सा सवाल आपके लिए आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है। वो आपसे जानना चाहते हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सर मेरी न्यूज़ चला दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा? जब हम फेसबुक लाइव करते हैं कई मरतबा अपने चैनल्स पर, तो कई बड़े अजीब से कमेंट्स आते हैं अलग अलग तरीके के, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है जी। तो मैं बोलता हूँ भाई देखो, अगर पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर जर्नलिज्म क्यों चुनते? अगर पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर जर्नलिज्म क्यों चुनते? पैसे के लिए तो आपको एक बिजनेसमैन होना बहुत ज़रूरी है, और बिजनेसमैन फिर तो सब कुछ काम करा लिया करते हैं अपना, या फिर कोई भी एक बड़ा जिसके पास ज़्यादा पैसा है, सारी बात फिर उसी की होती, फिर जो मजलूम है, जो गरीब है, उसकी कोई बात ही नहीं होती। उसकी बात ही नहीं हो। सही बात। तो हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पैसे देकर मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट की हो। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि भाई कभी हमें अपने स्टूडियो में बुलाइएगा, हमसे भी बात कीजिए, हमारे भी एक्सपीरियंस साझा कीजिए। तो ये काम हमारे यहाँ पर, हाँ मैं उसमें एक रोल भूल गया था, गेस्ट कोऑर्डिनेटर का भी एक बहुत अहम रोल होता है। गेस्ट कोऑर्डिनेटर का ये रोल होता है कि उस टीम के अंदर कि आपको किस गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कौन गेस्ट किसके साथ परफेक्ट बैठ पाएगा। क्योंकि जो आपने बताया ना अभी झगड़े के बाद, भाई फला शख्स के फला से नहीं बनती, अब आपने सामने कैसे बैठेंगे दोनों लोग। सही बात है। तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि दोनों को कैसे कन्विंस करके एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। सही बात है। तो एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। अब तक का जी सलाम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा ये बताइए। जी सलाम एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे लिए एक मिराकल है, या फिर वरदान कह सकते हैं इसको। और मैं क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म करता आया था, और तकरीबन 2019 तक मैंने हिंदी जर्नलिज्म किया था। बट कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को जब नवाजने पर आए, वो कहते हैं ना कि वो नवाजने पर आए तो नवाज दे, वरना उसके करम के काबिल मेरी बंदगी कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला ने जो नवाजा है, तो अचानक से कॉल आया, और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये करम रहा है कि मुझे जब कॉल आया है तो वो अचानक में आया है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो कई मरतबा मेरे साथ ये भी हुआ है कि ऐसे ऐसे है। तो सलाम के अंदर जी सलाम ने मेरे साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेटिव हैं। सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर आपको जब आप काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता। ख़ासतौर पर तब जब हम देखते हैं कि काम कर रहे हैं तो आपको भाई आपका वर्क दे दिया गया कि भाई आपको शाबाश इतने बुलेटिन्स करने हैं, इतने वॉइस ओवर करने। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल सब कुछ वेल एंड गुड है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जी सलाम में जब से मैंने एंट्री की है, उसके बाद से मेरी जो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ है वो बहुत ज़्यादा। हाँ, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं भी इतना उर्दू तो मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, और माशाल्लाह बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उर्दू के, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी मैं भी देखता हूँ। काफ को काफ, काफ को लाम को नून को, इस तरह से स्वाद का साथ बोल देते हैं, उससे एक अहमियत उसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा घट जाती है। लेकिन माशाल्लाह आपका भी गुफ्तगू करके पहली मरतबा आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है। आप प्रोनाउंसिएशन आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, हम तो उसके आसपास भी नहीं खड़े होते। खैर आगे चलते हैं। आजकल यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में किसे ज़्यादा आप अहम मानते हैं? मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग प्रिंट मीडिया में काम करते हैं वो बहुत बरसों से काम करते आ रहे हैं, और उनको तवज्जो देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है। सही बात। कहते हैं ना कि हर वक्त में टेक्नोलॉजी बदलती है, हर 20 साल के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आज से 20 साल पहले हम कौन से मोबाइल चलाया करते थे और आज कौन से मोबाइल चला रहे हैं। बिल्कुल। पहले 2G था, 3G था, 4G था, और 5G आ गया। जनरेशन चेंज होती है, लेकिन आपको उस करियर को भूलना नहीं चाहिए जहाँ से आपने शुरुआत की है। तो इसलिए मैं प्रिंट मीडिया को इसलिए अहम मानता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए प्रिंट मीडिया बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मेरी बात से हो सकता है शायद इत्तेफाक ना रखे, लेकिन मैं प्रिंट मीडिया को भी उतनी ही अहमियत देना चाहता हूँ जितनी कि सोशल मीडिया है या फिर आपके डिजिटल मीडिया है। उसकी मिसाल मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि जब कभी पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन होता है तो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर किसी भी चीज़ का हवाला दिया जाता है तो उसमें किसी भी न्यूज़ चैनल का हवाला नहीं दिया जाता है, बल्कि न्यूज़ पेपर का हवाला दिया जाता है। आप कभी भी उठाकर देख लीजिएगा पार्लियामेंट की जो सेशन चल रहे होते हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो तो उसमें होता है कि द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये छपा था, द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। किसी भी चैनल का नाम कभी नहीं, क्योंकि चैनल के ऊपर ऑथेंटिकेशन इसलिए नहीं कर पाते। बहुत से लोग बोल देते कि ये डॉक्टरेट जो आपकी वो है डॉक्टर वीडियो है,
उसमें कई बार बोल देते हैं कि ये एडिटेड वीडियो है, इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, फिर उसकी जांच होती रहेगी, सब चीज़ों की लेबोरेटरी में जाएगा। लेकिन जो अखबार के अंदर जो चीज़ छप गई है, जो शाया हो गई है, उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कोशिश होती है लोगों की, वो प्रिंट मीडिया के ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोग एतबार करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया का आज का ज़माना है, तो ज़माने के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं नाजरीन कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं शहबाज साहब से, और इन्होंने अभी जैसे जबकि आपका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, जिस कदर जी शऊरी और जी इल्मी की बुनियाद पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ दादा तहसीन है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल बड़े चैनल एंकर जो हैं वो अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। हाँ, उसमें क्या ऐसी खूबी और क्या कामयाबी तलाश कर रहे हैं कि बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े चैनल के हैं, वो अपना चैनल चला रहे हैं? मुझे लगता है कि जब इंसान को अपनी बात रखनी होती है और कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि हालात उसके लिए साजगार नहीं होते उस चैनल के अंदर, तो वो अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लेता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े एडिटर्स के साथ में काम किया है, जो अलग अलग चैनल्स के अंदर कभी रहे होंगे या फिर इससे पहले भी काम किया है। मैं, क्योंकि मेरे अलग अलग चैनल्स में मेरा तजुर्बा रहा है। जी सलाम में तो मैं खैर अभी 3 साढ़े 3 साल से हूँ, इससे पहले मैं न्यूज़ 18 में रहा हूँ और बाकी और चैनल्स में मैंने काम किया है, वक्त गुजारा है 13 साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस दौर के अंदर ख़ास तौर पर हम बात करें कि यूट्यूब पर आने का जो वक्त है, जो एक तरीके से उनका सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें ये है कि अब उन लोगों ने सब कुछ पा लिया है। अब उनको सिर्फ या तो आवाम की खिदमत करनी है, या फिर अगर कहीं उनको कहते हैं ना कि ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाती है, उनको थोड़ा दबाने की कोशिश की जाती है, जो अपने ज़मीर से समझौता नहीं कर पाते हैं, शायद वो लोग यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं। बड़े बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। चलिए आखिरी सवाल इस कड़ी का आपसे मैं करता हूँ कि न्यूज़ चैनल चलाने के लिए टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है? टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वसीम साहब, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को करेंगे, वो बिना टीम के पूरा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल। और इसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत बहुत है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुकेश अंबानी चाहे, मैं इसलिए नाम दिलाऊं क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, एक जी। बड़े फेमस जो बिजनेसमैन हैं। अगर वो चाहे तो वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। उनके अंडर में कितने लोग काम करते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप टीम बनाकर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम करते हैं, तो आपके पास उतने ही ब्रेन्स जुड़ जाते हैं, उतने ही माइंड जुड़ जाते हैं, दिमाग जुड़ जाते हैं। भाई मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, मेरे आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, या फिर और जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, उससे एक नई चीज़ क्रिएट हो रही है। तो जितने ज़्यादा ब्रेन काम करेंगे, जितना ज़्यादा वक्त काम करेगा, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, 24 दूनी 48, टाइम भी बढ़ता जाएगा, ब्रेन भी बढ़ते चले जाएंगे, आइडियाज़ भी बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नजीबात के जितने भी लोग हैं, वो अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा साथ में मिलकर चले, मोहब्बत से पैगाम अपना दे, मोहब्बत का पैगाम ही हम करें। और मैं अपने जो लोग हैं नजीबात के, उनके लिए भी एक ख़ास पैगाम देना चाहूँगा कि मेरा शहर छोटा ही सही मगर अदब आज भी ज़िंदा है। मेरा शहर छोटा ही सही मगर अदब आज भी ज़िंदा है। जो कर लेता हूँ किसी को सलाम तो पलट कर खैरियत पूछ ही लेते हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो आपसे गुफ्तगू के बाद एक ही बात जानता हूँ, मेरा तो नहीं किसी शायर का शेर है, और वो शायद इस वक्त आपके ऊपर मेरी ज़बान पर याद आ रहा है, शायद वो आप ही के लिए नज़र करता हूँ कि ये तहजीब का मुसाफिर है, ये पहचान है इसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। तो माशाल्लाह एक जी शऊर, जी इल्म, जी वक़ार शख्स की एक ख़ास पहचान होती है। जब भी वो बात करता है तो उर्दू की शीरी से बात करता है, मोहब्बत से बात करता है। आप थे हमारे साथ, हमने आखिरी सवाल किया है ज़ीशान साहब से, शहबाज साहब से। आप थे हमारे साथ शहबाज साहब, और अपने तजर्बात, अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि वो किस तरीके से हमको फील्ड में वर्क करना चाहिए, किस तरीके से हमको रिपोर्ट मेंटेन करनी चाहिए। ये एक टीम वर्क है, अकेला कोई चना इसमें बाढ़ नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो बहरहाल आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें शहबाज साहब से। हम उनका एक मरतबा फिर स्टूडियो की जानिब से, इस्लाम नजीबाबाद की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात से चंद लम्हात हमारे लिए सर्व किए। हम उनके एहसानमंद हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं शहबाज साहब आपको कि आपने हमें टाइम दिया। और इंशाअल्लाह जब भी कभी वक्त मिलेगा दोबारा शहबाज साहब को ज़हमत दी जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि शहबाज साहब अपने कीमती लम्हात से चंद लम्हात और फिर एक मरतबा, क्योंकि वे हमारा दिल नहीं भरा है कि उनसे बात पूरी हो जाए, लेकिन वक्त हमारा पूरा हो चुका है। फिर कभी इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि हमारा यूट्यूब सलाम नजीबाबाद को की वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। किसी और शख्सियत को यहाँ पर मदऊ करेंगे जो आपके इल्म और फ़न के अंदर खूब तरक्की करेगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं वसीम बारी और मेरे साथ आफ्ताब आलम साहब, सलाम नजीबाबाद की जानिब से जय हिंद, जय भारत।